चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पहले तो एक नोट के बारे में। ठीक है, नोट क्या है? देखो बच्चों, हालांकि अपने पास फिलिंग जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही है, लेकिन कभी कभार मेंस वाले नौटंकी कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 का केस है, ठीक है, और इसके अंदर D1 D2 है या D9 D10 है, ठीक है, तो यहां पर नो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, नो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यदि कॉन्फ़िगरेशन आपका ऐसे आ रहा है D3 टू D8, तो पुरानी तरीके से यदि SFL है तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यदि WFL है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक नोट का ये पॉइंट लिख लीजिए। अब मैं बात करता हूं इसके बाद अगली, और अगली कहानी है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है, इसका पता हम कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, तो देखो, अगर कहीं पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और इसको हम थर्मोडायनेमिक्स से समझना चाहें तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जितना डेल्टा जी निगेटिव होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स इजीली फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने कहा मेटल है प्लस कुछ लीगेंड आ रहे हैं, मान लो 4 लीगेंड आ रहे हैं और इसने कुछ फॉर्म किया, मान लो ये चीज फॉर्म करी, इधर 4 और कुछ इधर प्लस माइनस कुछ तो भी y, यहां प्लस x है, ये इसने फॉर्म किया। इस प्रोसेस का डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, ये प्रोसेस उतनी जबरदस्त क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो दारोमदार किस चीज पर जा रहा है, डेल्टा जी का निगेटिव होना। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एच पर और डेल्टा एस पर। ठीक है, अब मैं इन्हीं चीज को आपको सिखाता हूं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते वक्त सबसे पहला आप क्या करोगे, सबसे पहला आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। देखो, जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, जितनी मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, m मान लेते हैं यहां पर हमने प्लस x कर दिया, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना उस पर्टिकुलर मेटल का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, चार्ज ज्यादा साइज कम, Z इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा, उतना अच्छी तरीके से मेटल जो है वो लीगेंड्स को तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना तेजी से अट्रैक्ट करेगा उतना इन लीगेंड को मौका मिलेगा इनर डी यूज करने का, इनर डी ऑर्बिटल यूज करने का। और जितना वो इनर डी ऑर्बिटल यूज करेंगे उतना अच्छी तरह से बॉन्ड बनाएंगे। इनर डी यूज करने का मतलब इसके ज्यादा करीब आना, ज्यादा करीब आना इसका मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी वो ज्यादा फेंकेंगे, ज्यादा फेंकेंगे इसका मतलब डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा। और डेल्टा एच निगेटिव होगा तो ये फैक्टर हमको सपोर्ट करने लग जाएगा, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो पहली चीज क्या देखोगे, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अब मान लो चार्ज जो है वो सब में कैसा है, सेम है। चार्ज जो है वो सब में कैसा है, सेम है। तो क्या देखोगे,
चार्ज सब में मान लो सेम आ गया, तो फिर क्या देखा जाएगा? तो आप देखोगे नेचर ऑफ लीगेंड को। इफ चार्ज सेम, इफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, यदि वो सेम रहा, देन थिंक अबाउट लीगेंड। इसका क्या मतलब है मेरा कहने का? देखो बच्चों, ये मेटल, इस पर कुछ प्लस चार्ज, अब हमारे पास दो लीगेंड आ रहे हैं L1 L2, ठीक है, ये सेम है, तो हम क्या देखेंगे इसमें हो क्या रहा है? जरा देखो, ये जो मेटल है वो लोन पेयर ले रही है, यानी ये बिहेव कर रही है लुईस एसिड की तरह, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब ये लीगेंड्स जो हैं वो बिहेव कर रहे हैं कैसे? लुईस बेस की तरह। ये लीगेंड किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? लुईस बेस की तरह। अब ये तो दोनों में सेम है, तो आप देखिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, कौन सा अपने लोन पेयर आराम से दे सकता है, ठीक है। अब ये हमको कैसे पता चलेगा सर? अपना तो उद्देश्य प्रॉब्लम सॉल्व करने से है ना, इसीलिए हम जब पढ़ाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम इसको कैसे सोचेंगे कि कौन सा अच्छा लुईस बेस है। तो इसके लिए आपकी मदद करेगी क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ना, वो यहां पर आपको मदद करेगी, क्योंकि उसमें जो पहले आते हैं वो बुरे लुईस बेस हैं और जो बाद में आते हैं वो अच्छे लुईस बेस हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज सेम रहा तो आप इसकी मदद लीजिएगा। इसमें अब एक फैक्टर और आता है, एक फैक्टर ये आता है कि जैसे हमने कहा, मान लो हमने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज सेम है और हमारे पास आ रहा है ऑक्सिलेट और सीएन, दो लीगेंड आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम कंपेयर कैसे करें, क्योंकि यहां दो लफड़े हो रहे हैं एक साथ। ये जो ऑक्सिलेट है, ये ऑक्सिलेट आपका एक रिंग बना रहा है, ये ऑक्सिलेट एक रिंग बना रहा है, और ये सीएन जो है ये पावरफुल है, ये पीछे आता है, CnCO ऐसे आते हैं, ये पावरफुल है, ये लेकिन ऑक्सीजन के थ्रू दे रहा है लेकिन ये रिंग बना रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में कंपेयर करते वक्त आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। पहला सीक्वेंस आप लोगे, सबसे पहले आप बात करोगे किसकी? कार्बन डोनर की। अगर कार्बन डोनर है तो उसको सबसे ज्यादा तवज्जो दो, फिर सोचना है आपको किसके बारे में? फिर आप बात करोगे चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में, पहले ये सोचना है, फिर आप अगला जो तवज्जो देंगे वो दोगे चिलेशन को, और फिर आप जो भी बाकी हैं, अगर ये आ गया तो इसको सबसे ऊपर रख देना, उसके बाद चिलेशन, उसके बाद देखना है तो फिर से कहां पहुंच जाना? सीरीज पर पहुंच जाना, ठीक है। जो बाद में आएंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब इन दोनों में यदि कंपेयर करना हो तो दोनों में ये क्या आ गया? ये कार्बन डोनर आ गया। कार्बन डोनर यदि आ जाएगा तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी? ज्यादा। लेकिन अगर हम ऑक्सिलेट को कंपेयर करें NH3 से, तो अब यहां पर कार्बन डोनर नहीं है, ये ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, इसमें चिलेशन हो रहा है। कार्बन डोनर नहीं है तो चिलेशन का असर जो है वो ज्यादा होगा, मतलब इन दोनों में ये ज्यादा पावरफुल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, चिलेशन किस चीज को सपोर्ट करता है? चिलेशन एंट्रोपी वाले फैक्टर को सपोर्ट करता है। चिलेशन आपका एंट्रोपी को ऐसा करता है जिसके कारण डेल्टा जी हमारा जबरदस्त निगेटिव की तरफ मूव करता है। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? देखो,
जैसे मान लो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर मैंने कहा NH3 का होल 6 है, ठीक है। एक बार इसके अंदर एक ईएन ला रहा हूं मैं, एक बार 2 ईएन ला रहा हूं मैं, एक बार 3 ईएन ला रहा हूं मैं, एक बार EDTA ला रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं इन सब जगहों पर ईएन की रिएक्शन इससे करा रहा हूं, जिससे एक ईएन जो है बाइडेंटेट लिगेंड है। यदि ये आएगा तो दो NH3 को यहां से बाहर निकालेगा, ये NH3 का होल 4, ठीक है, ईएन ये आ गया और दो NH3 जो है बाहर निकल गए। यहां क्या होगा, सिमिलरली यहां आ जाएगा 2 ईएन का होल ट्वाइस, ठीक है। कितने NH3 बाहर निकल गए, 4। इस बार दो बाइडेंटेट लिगेंड आ रहे हैं ना, 4। इस वक्त क्या हो गया, Ni ईएन का होल थ्राइस, कितने लिगेंड बाहर चले गए बच्चों, 6, 6 NH3। इसके अंदर Ni EDTA और 6 लिगेंड बाहर चले गए, ठीक है। एंट्रोपी देखो कैसे सपोर्ट कर रही है, चेंज देखो नंबर ऑफ एटम में, यहां कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहां है आपके 3 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये। यहां है कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। यहां है कितने मॉलिक्यूल, 2, एक 3 मॉलिक्यूल। यानी एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। जितना एंट्रोपी बढ़ेगी, ये जितना बढ़ेगा, ये प्लस में बढ़ रहा है, इसका मतलब निगेटिव साइन यानी डेल्टा जी के लिए सपोर्टिव है। यहां 3 है एंट्रोपी में चेंज, यहां देखो 4, एक 5 और इधर कितना है, 3। यानी इधर एंट्रोपी में चेंज कितना हो जाएगा, इधर एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा, इधर कितना, 4, एक 5 और इधर कितना है, 3, ठीक है। तो इधर जो चेंज आएगा, जैसे यहां चेंज कितने का आया, 1 का, यहां चेंज कितने का आया, 2 का। यहां चेक करो, 6 और एक 7, 3 और इधर एक 4, यानी यहां चेंज आया कितने का, 3 का। यहां चेक करो, 6, एक 7 और इधर आ गए 1, एक 2, यानी यहां चेंज आया कितने का, 5 का। तो एंट्रोपी में जबरदस्त चेंज इस केस में आ रहा है, यानी ये हमारे लिए ज्यादा सपोर्टिव है। और ऊपर से यहां कितनी रिंग बन रही होंगी, EDTA में ये 5 रिंग बनाता है, ये 3 रिंग बनाता है, ये 2 रिंग यहां बना रहा होगा, यहां 1 रिंग बन रही होगी। तो जितनी ज्यादा रिंग्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो दोनों बात समझ में आ गई, एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है वो समझ में आया। और यहां पर नंबर ऑफ रिंग्स जो है, नंबर ऑफ रिंग जो है वो सबसे लास्ट वाले केस में, यानी अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूं, इसको सेकंड कह दूं, इसको थर्ड कह दूं, इसको फोर्थ कह दूं, तो जो फोर्थ वाला केस है उसके अंदर नंबर ऑफ रिंग्स जो हैं ज्यादा बन रही हैं। यानी यही ऑर्डर होगा क्या, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का। अच्छा, कभी कभार वो ऐसे फॉर्मूले टाइप के नहीं देते हैं, वो आपको 4 इक्वेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ, ऐसे दे देते हैं कि एक M है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है M4L और एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ML4 और इधर कुछ प्लस x मान लेते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऐसे बन रहा है, पहले एक लीगेंड टकराया, ML कुछ बना, ठीक है, फिर ML पर एक लीगेंड टकराया, ये बना, ठीक है, फिर एक लीगेंड टकराया। इस तरह से वो स्टेप दे देते हैं। और ML3 बना, फिर एक लीगेंड टकराया और इससे ये बना ML4, ठीक है। ये सब रिवर्सिबल है। अगर A B में चेंज हो रहा हो, B
और इसका कांस्टेंट कुछ k हमको पता हो k1 और b c में चेंज हो रहा हो और इसका कांस्टेंट हमको पता हो k2, तो अगर कभी a c में चेंज होगा और इसका k पूछा जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? ये होता था केमिकल इक्विलिब्रियम से k1 मल्टीप्लाई बाई k2 के बराबर। ठीक है, अब मान लो ये 4 स्टेप यहां पर चल रही हैं। यहां पर वैल्यू इसकी हमने इसके कांस्टेंट की वैल्यू k1 दे दी, इसके कांस्टेंट की k2 दे दी, इसके कांस्टेंट की k3 दे दी, इसके कांस्टेंट की k4 दे दी। ठीक है, और जो इसका k होगा मेन इक्वेशन का k बराबर होगा k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू k4। अगर लॉग ले लोगे तो सारे k के लॉग का सम हो जाएगा। ठीक है, अब जिसमें भी k बड़ा होगा बच्चों, ऐसे दे दिया जाएगा, जिसमें भी k बड़ा होगा, k बड़ा होने का मतलब क्या होगा? इस वाली रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रही है ऊपर, इस वाली रिएक्शन का k बड़ा मतलब फॉर्मेशन ऑफ ML4 की वैल्यू, इसका फॉर्मेशन का k बड़ा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा, मतलब ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। तो अगर दो में कंपेयर करना हो तो जिसका k बड़ा होगा उसका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से वहां चेक कर लीजिएगा कि k फॉर्मेशन दिया गया है या k डिसोसिएशन दिया गया है, क्योंकि अगर k डिसोसिएशन है तो जिसका k डिसोसिएशन छोटा वो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, स्टेबिलिटी वो यदा कदा एक पॉइंट और लगाकर पूछ लेते हैं, इसको मैं नोट करके लिख देता हूं, इस वाले पॉइंट को यहां नोट। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, एक चीज और देखो, इसमें कभी कभार वो ये कर देते हैं कि बताओ इनमें ये तीन कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इनमें किसके लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिए गए, कुछ एक ए कॉम्प्लेक्स दिया गया, एक दूसरा बी कॉम्प्लेक्स दिया गया, और पूछा गया ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट, किसका डेल्टा नॉट ज्यादा, किसका डेल्टा नॉट कम। दोनों मान लो ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, तो आपको इस ये पूछने का मतलब क्या है उनका? ये पूछने का मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछ रहे हैं। क्योंकि आप मुझे बताओ कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा या जिसके अंदर स्प्लिटिंग कम। तो जितनी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उतना लीगेंड आराम से इनर ऑर्बिटल बना लेगा, और जितनी स्प्लिटिंग कम होगी उतना इनर ऑर्बिटल बनना संभव नहीं होगा। तो यदि इनर ऑर्बिटल बनेगा तो वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल। तो डेल्टा नॉट का ऑर्डर पूछने का इनडायरेक्ट मतलब उनका यही है कि वो पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे मैं कलर पर आऊं, उससे पहले मुझे कुछ सवाल जरा करके दिखाओ। जैसे आप ये दो सवाल करो, इसमें कहा गया है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, और इसके अंदर ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट कहा गया है, CORHIR ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं यहां और बता दूं, एक चीज मैं यहां और बता दूं, हम सबको ये पता है, हम सबको ये पता है, इसी नोट का ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, हम सबको ये पता है कि हम लोग ने एक चीज वीबीटी में पढ़ी थी कि यदि 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, तो हमने एक चीज यहां पर आपको पढ़ाई थी पहले, और ये कहा था कि ये 4D और 5D वाले क्या बनाते हैं? ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, जब आप यहां से यहां आते हो और यहां से यहां आते हो तो यह देखा गया है कि क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग यहां से यहां आने पर 30 से 40% बढ़ जाती है, और यहां से यहां आने पर फर्दर 30 से 40% बढ़ जाती है। इसका मतलब
ये जो नीचे वाले होंगे इनके अंदर स्प्लिटिंग वंस अगेन कैसी होगी, ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग ज्यादा, लिगेंड अंदर आकर इनर बनाएगा, आराम से बना लेगा इनर, तभी तो इसके अंदर हमने बताया था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और यदि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे देन नीचे वाले जो होंगे उनके अंदर स्प्लिटिंग ज्यादा, मोर स्प्लिटिंग, तो क्या होगा, मोर डेल्टा नॉट, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका यूज कहां पर होगा, जैसे आपको एक एलिमेंट यहां का दिया, एक एलिमेंट यहां का दिया, एक एलिमेंट यहां का दिया और स्टेबिलिटी पूछ ली। जैसे अब आ जाओ, पहले ये सवाल देखो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑर्डर पता है आपको, ऑर्डर क्या है, वही कार्बन डोनर, फिर चिलेशन देखना है, फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आना है। इसमें ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट का इनडायरेक्ट मतलब क्या है, स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। तो यदि ये आयन होंगे, एक लीगेंड आ रहा है तो क्या होगा, यदि मेटल आयन सेम है, ये लीगेंड आ रहे हैं तो क्या होगा, मेटल आयन सेम है, ये लीगेंड आ रहे हैं, क्या होगा, आपका लीगेंड सेम है, ये मेटल आयन है तो क्या होगा, किसके अंदर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, उसी के हिसाब से डेल्टा नॉट को आपको कमेंट करना है। तो इसके बारे में आप और इसके बारे में आप, पहले इसके बारे में बताओ फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है कलर, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर आता है वो कलर आता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ये चीज हम लोगों ने कोलाइडल के दौरान देखी भी थी। ठीक है, वही चीज मैं यहां एक्सप्लेन करने वाला हूं फिर से आपको। हमें पता है कि ये डी ऑर्बिटल थे और जब लीगेंड अप्रोच करा तो ये आपका स्प्लिट हो गए दो भागों में, एक आया Eg, एक आया T2G। ठीक है, अब कलर शो करने का कारण देखो, इस पर व्हाइट लाइट आकर पड़ी, इस पर रेडिएशन आकर पड़े। ठीक है, इस व्हाइट लाइट से, व्हाइट बना दे तो कहां से दिखती, इस व्हाइट लाइट से इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्व कर ली और ये एक्साइट होकर पहुंच गया हायर में। जो आपका एब्जॉर्व कर ली गई वो रेडिएशंस यहां नहीं दिखाई दी और कलर जो है उसमें ये वाला कलर नहीं आया, और इनके कॉम्बिनेशन के कारण हमको पता दिख रहा है कि इस कंपाउंड का कलर क्या होगा। क्या इसने एब्जॉर्व किया है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देगा, और इसका पता हम लोग ने किया था उस कलर व्हील से। क्या था वो कलर व्हील, इस टाइप से। अगर हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है, इंडिगो नहीं बनाते हैं, ये ठीक है, तो जो व्हाइट लाइट आई है उस लाइट से इसने कुछ एब्जॉर्व किया। मान लो इसने ग्रीन एब्जॉर्व कर लिया, ग्रीन एब्जॉर्व कर लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, मतलब क्या दिखाई देगा, रेड वाला। ठीक है ना, यदि इसने ब्लू एब्जॉर्व कर लिया तो क्या दिखाई देगा, ऑरेंज वाला। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई कहे कि इसने ब्लूइश ग्रीन एब्जॉर्व किया तो आप कह देना ये रेडिश ऑरेंज दिखाई दे रहा होगा। याद आई ये बात, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कलर आने का कारण क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर जंप करना। इस चीज को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एक डी से दूसरे डी में जाना, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन।
इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। मुझे बताओ बच्चों, अगर 4 चीजें दे दी जाएं, ठीक है, और उनमें पूछा जाए तो आप डीडी ट्रांजिशन देखकर ये बता सकते हो कि कौन सा कलर्ड होगा, कौन सा नहीं होगा। ये बताओ, क्या यदि इलेक्ट्रॉन यहां हो ही ना, यानी यदि कॉन्फ़िगरेशन डी जीरो है, अगर कॉन्फ़िगरेशन डी जीरो है तो क्या कोई डीडी ट्रांजिशन हो पाएगा? अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो क्या कोई डीडी ट्रांजिशन हो पाएगा? नहीं। अच्छा, अगर D10 है, सभी फिल हैं, ट्रांजिशन करके जाएगा कहां? तो D0 या D10 एंड D5 विथ WFL, D5 हो और WFL हो तो वहां पर इस केस में नो डीडी ट्रांजिशन, नो डीडी ट्रांजिशन, कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होने वाला। समझ में आ रही मेरी बात? सर ये वाले केस में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर एक दूसरा फिनोमेना आकर करता है। यहां कलर अगर आ रहा है तो डीडी ट्रांजिशन के कारण नहीं आता, वो आता है एक और कॉन्सेप्ट LMCT, यानी लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जैसे मैंने कहा आपसे FeSCN का होल थ्राइस, ये कंपाउंड मैंने ले लिया -3, ये जो है ये आपका ब्लड रेड कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आ जाए तो आप सीधे सीधे मत बोल देना कि यहां पर डीडी ट्रांजिशन है। चेक करना कि यहां पर ये वाला केस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां ये वाला केस और जब ये वाला केस होता है तो वहां पर क्या नहीं होता है? वहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, बल्कि लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहां पर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। एक बात ये, अब सवाल जब आएंगे आपके सामने, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले आप ये देखोगे कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा कलर जो है वो आपका एमिट कर रहा है। सर इसमें आप कहना क्या चाहते हो? एक सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है और इसके ऑब्जर्व्ड कलर ये हैं, कलर जो दिख रहे हैं, और पावर ऑफ लीगेंड ये दी गई है। तो आपको ये सोचना है कि किसके सामने आप किसको मैच करोगे। मैं एक आपको दिखाता हूं, जैसे लीगेंड, इसकी पावर, इस वाले L2 लीगेंड की पावर कैसी है? ज्यादा है, यानी इस केस में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसकी पावर ज्यादा है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो इस केस में फॉर L2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, फॉर L2 इस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा है। स्प्लिटिंग यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने के लिए, पहला पॉइंट स्प्लिटिंग ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, यहां के लिए आपको जो लैम्डा रिक्वायर्ड होगा वो कैसा लैम्डा रिक्वायर्ड होगा? Hc डिवाइड बाई लैम्डा के हिसाब से इधर से इधर शिफ्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमको लैम्डा जो रिक्वायर्ड होगा वो छोटा रिक्वायर्ड होगा। और विबग्योर के हिसाब से, विबग्योर के हिसाब से इधर जाने पर लैम्डा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी इस केस में जो लैम्डा रिक्वायर्ड होगा वो छोटा रिक्वायर्ड होगा। छोटा लैम्डा रिक्वायर्ड होगा तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा एब्जॉर्ब होगा। फिर तीसरा पॉइंट आप ये करिए कि आप कलर वाले जो व्हील है उस पर जाइए, इस पर पहुंच जाइए और देखिए कि यदि वॉयलेट एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर दिखाई देगा। चलिए आते हैं ऊपर, हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है वॉयलेट, तो कलर हमको दिखाई दे रहा है कौन सा? येलो। इट मींस यहां पर इसका जो जवाब हो जाएगा इस वाले का L2 का,
L2 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा येलो। अब इसके बाद आप जरा इसके अंदर दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि कौन सा किस पर मैच कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका एक एक्सटेंशन है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बोला जाता है। और ये वाला देखो, इनमें दो चीजों का यूज कर लिया गया। एक कॉम्प्लेक्स है FeL6, जहां L एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और ये शो कर रहा है येलो कलर। और पेयरिंग एनर्जी आपको दी गई है इतनी, पेयरिंग एनर्जी इतनी दी गई है, इस लैम्डा के बराबर पेयरिंग में एनर्जी खर्च हो रही है। और आपसे कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट आप बताइए कॉम्प्लेक्स का क्या होगा। अब जरा देखो बच्चों, हमें ये पता चल गया कि मोनोडेंटेट है। अब हमें जुआड़ ये लगाना है कि स्प्लिटिंग ज्यादा, ये ज्यादा, या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा। अगर ये बड़ा हो गया तो पेयर कर दूंगा मैं, और ये यदि छोटा रहा तो मैं पेयर नहीं करूंगा। अब जुआड़ लगाते हैं। ये कलर कौन सा शो कर रहा है? येलो कलर शो कर रहा है। येलो शो कर रहा है, एक मिनट, यहां ये रहा, येलो शो कर रहा है। ये येलो शो कर रहा है, इसका मतलब इसने एब्जॉर्ब क्या किया? इसने एब्जॉर्ब किया ये वाला लैम्डा, इसने एब्जॉर्ब किया ये वाला लैम्डा। ये लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा है ये लैम्डा, और पेयरिंग एनर्जी का लैम्डा में ये लैम्डा छोटा है, ये लैम्डा छोटा है, मतलब ये जो केस है वो ये वाला है जहां पर ये डिफरेंस लार्ज है। मतलब हम क्या करवा देंगे? पेयरिंग करवा देंगे। आई बात समझ? बताओ क्या होगा mm, इसको सुनो जो हमने यहां पर बोला, और बताओ कि mm की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, कुछ और ये सवाल हैं, इनको लगाओ, मैं इसमें देख लूं मुझे और कुछ तो नहीं बताना है। नहीं 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 नहीं, ये आप सब कर सकते हो। अच्छा, एक मैं इस चीज को बता दूं, इन COCl4 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, ये बता लोगे आप। इसको मैं बताता हूं। इसमें कहा गया FeH2O होल 6+2, इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो इतनी दी गई है। देखो बच्चों, यहां यूनिट पर ध्यान दो। यूनिट किस में है? सेंटीमीटर इनवर्स में है। ठीक है ना? आप देखो ना, आप इस चीज को ऐसे भी बता सकते हो। सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब पता है आपको? ये चीज क्या दी गई है? ये चीज आपको दिया गया है वेव नंबर। ये चीज आपको क्या दी गई है? वेव नंबर। अच्छा, इसका मतलब जिसका वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि ये जो है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। यानी जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा, जिसका वेव नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा। अब जरा यहां देखो, यहां पर क्योंकि लॉजिक लगाओ ना कि अगर 1 सेंटीमीटर में ज्यादा वेव आ रही हैं तो इनका लैम्डा कैसा होगा? छोटा होगा। लैम्डा छोटा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसकी भी वेव नंबर ज्यादा, उसका जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी। अब देखो, पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है और ये ऊपर जाने वाली एनर्जी जो है वो कम है, मतलब ऐसा है, ऐसा। तो हम क्या करा देंगे? यहां पर हम ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? हमारे ज्यादा हो जाएंगे। और यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? लो स्पिन या हाई स्पिन?
तो देखो बताता हूं मैं क्या होगा। Fe +2 है, Fe+2 है, इसका मतलब 4s2 और 3d6 होता है, यानी क्या है 3d6 है। अब भरते हैं हम, स्प्लिटिंग करा के भरते हैं। नीचे वाले में भर रहे हैं, एक T2G में एक 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 3 भर दिया। अब मैं यहां पर नहीं भरूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, एक एक। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं अब नीचे वाले में कितने हो गए 3 और ये 2 5 और 1 6, ये फिलिंग होगी। यानी यदि हमारा वीक फील्ड लिगेंड आ रहा होगा तो ऐसे फिलिंग होगी, ऐसे फिलिंग होगी। तो कैसे लिख दूंगा मैं इसको, T2G के अंदर कितने हैं 2 3 4, यानी T2G 4 कॉमा EG कितने हैं 2। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स आपको कैसा दिख रहा है, पहले तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, और कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, लो स्पिन या हाई स्पिन, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ज्यादा। अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता तो ये सब पेयर हो जाते, नीचे ही आते, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता। ठीक है, तो इसका सही जवाब बॉम्बे होगा। अब जरा सा ये मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जरा इनको निकालने का प्रयास करिए, फिर मैं ऊपर बढ़ता हूं। और ठीक है, अच्छा, ये हो गई कहानी कलर वाली बात। अब देखो बच्चों, एक चीज और, जरा इस चीज को एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जरा ये सोचो जरा सा। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, मुझे बताओ कि यहां पर क्या आप ये जस्टिफाई कर पाओगे कि इसके कलर ये क्यों आ रहे हैं। ये है, यहां हमने क्या किया, 2H2O हटाया है और एक EN जोड़ा है, और यहां बनाया है NiH2O का होल 4 EN। ठीक है, सिमिलरली यही काम हम करते चले गए हैं। यहां हमने बनाया है NiH2O का होल ट्वाइस, EN का होल ट्वाइस, और एट लास्ट हमने बनाया है NiEN का होल थ्राइस। आपको मुझे बताना है, ये सब में चार्ज जो है सेम ही है, यहां पर मैंने कर दिया +2, यहां पर भी +2, यहां पर, क्योंकि सब दोनों न्यूट्रल है ना, यहां पर भी +2। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्या ये ऑब्जर्वेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका कलर जो है, इसका कलर होता है ग्रीन, इस वाले का कलर होता है लाइट ब्लू, इस वाले का कलर है ब्लू, और इस वाले का कलर है कुछ वॉयलेट, मुझे नहीं पता वॉयलेट कैसा दिखता है, इसका कलर है वॉयलेट। आप जरा इसको सोचिए और मुझे बताइए कि क्या ये आप समझ पा रहे हो कि इसके कलर ऐसे क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देखो बच्चों, कलर आने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई हम लोगों ने देखा था सॉलिड स्टेट के अंदर कलर आने का कारण देखा था, फ्लेम टेस्ट में कलर आने का कारण देखा था, पाई पाई स्टार एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के कारण कलर को देखा था, और जो ग्रुप 1 की मेटल को लिक्विड अमोनिया मिला देते हैं उसके कारण भी कलर आते हैं। तो कलर आने के कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, और उन कई सारे कारणों में एक कारण अभी अभी हम लोग ने देखा, कौन सा, डीडी ट्रांजिशन। तो और भी कुछ कारण हो सकते हैं, वो मैं नोट करके यहां लिख रहा हूं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जरा सा हम देख लेते हैं। इनमें हम एक तो लिख रहे हैं क्या, डीडी ट्रांजिशन, एक हम लिख सकते हैं होमोल्यूमो ट्रांजिशन, एक हम लिख सकते हैं MLCT। ठीक है, एक हम लिख सकते हैं LMCT, एक हम लिख सकते हैं MMCT,
Ct। ठीक है। अच्छा, इनमें जो हमने अलग अलग आपके सामने ये सारी चीजें लिख दी, उनमें जैसे ये dd ट्रांजिशन कब नहीं होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, नॉट इन D0, D10 एंड D5 विथ WFL। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहीं पर है तो वहां dd ट्रांजिशन हो जाएगा। होमोल्यूमेट ट्रांजिशन किसमें होता है? ये आपका होता है यदि इस टाइप की चीजें, जैसे आपने ओजोन के अंदर जो कलर आता है अलग अलग सॉलिड लिक्विड, उसके अंदर क्या होता है, होमोल्यूमेट ट्रांजिशन होता है। ऑक्सीजन के अंदर जो कलर आते हैं और जो हेलोजन गैसेस के अंदर कलर आते हैं, अब ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है नहीं, तो इनके अंदर कलर आता है होमोल्यूमेट ट्रांजिशन के कारण। ठीक है। अच्छा, मेटल लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल लीगेंड चार्ज ट्रांसफर ये होता है जब व्हेन ये लीगेंड्स होते हैं, व्हेन इस टाइप के लीगेंड होते हैं, CO हो गया, NO हो गया, NO या NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, अपने पास NO पॉजिटिव, या हमारे पास पाई डोनर होते हैं जो सिनर्जिक बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था। तो यहां पर होता है लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, सॉरी मेटल लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। जैसे इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, MlCt का एक एग्जांपल लेते हैं, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देखो। सर वो ब्राउन रिंग नहीं बताया, अरे चुप हो जा रहे। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। ठीक है, ये है। यहां जो होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये जो कलर आने का कारण है, देखो NO दिख गया ना, तुरंत समझ जाना कि जो कलर आने का कारण है वो मेटल लीगेंड के बीच में मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है ना। अच्छा, तुरंत, ये तो बहुत आसान है, सीधे से दिख जाएगा। अगला वाला भी बहुत आसान है, अगला वाला है लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये कब होगा, ये आपका जब वो वाले केस आते थे ना जिसके अंदर D0 कॉन्फ़िगरेशन होता था, जो हम लोग ने पढ़े थे, Cr2O7-2 D3S वाला, जिसमें कई सारे में D0 आ रहा था और चार्ज जो था वो मेटल पर कैसा था, ज्यादा था। तो ऐसे में लीगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ आ जाएंगे, यानी ये होगा लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। जैसे हमने कहा था MnO4 माइनस, इस टाइप के जो आ रहे थे जिनके अंदर D3S वाला था, यहां पर होता है क्या, LMCT। ये वंस अगेन हमने कहा ना, ये उतना मजेदार नहीं है, आता नहीं है, लेकिन ठीक है, मेंस वालों का कोई भरोसा नहीं। MMCT तब होगा जब कोई कंपाउंड इस टाइप का लिखा हो जिसके अंदर बाहर भी आपका लीगेंड आ रहा हो और अंदर भी मेटल ही आ रहा हो। मतलब जैसे हमने कहा Fe और इधर मैंने कर दिया 3, Fe3 FeCN का होल 6 और यहां 2। MMCT तब होगा जब अंदर बाहर मेटल हो, ठीक है, दोनों पर चार्ज जो हो वो डिफरेंट हो, व्हेन चार्ज डिफरेंट, व्हेन चार्ज इज डिफरेंट। ठीक है, बट नॉट, चलो पहले व्हेन चार्ज इज डिफरेंट, यदि चार्ज डिफरेंट होगा तभी मेटल मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा। जैसे ये जो लिखा गया है, इसमें इस वाले का चार्ज यहां आया है और इस पूरे डब्बे का चार्ज यहां आया, ऐसे तो आयनिक कंपाउंड लिखते हो, यानी इसका चार्ज है Fe+2
और इस वाले का चार्ज है, इस वाले आयरन का चार्ज है Fe+3। ठीक है, तो जब दोनों अलग अलग होंगे तो वहां होगा क्या, MmCt। जब दोनों सेम हो जाएं तो या तो कलर नहीं आने वाला, या अगर कलर आ रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर इसका एक और ये बता दूं, ये केस है जो गड़बड़ कर सकता है आपके सामने, जहां पर दोनों को मैं +3 कर देता हूं। जैसे मैंने कहा FeCN का होल 6। ठीक है, अंदर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पर इसको हमने +3 नाम दे दिया है और इस वाले को भी हमने 3 कर दिया है। ठीक है, तो यहां MmCt नहीं होता, यहां क्या होता है, ये केस याद रखना, यहां क्या होता है, इधर वाली चीज हो जाती है, मतलब इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा ये +3 वाला है ना, ये वाला केस हो जाएगा लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसको बस याद रखना, एक ये केस है जो गड़बड़ कर सकता है, हालांकि हमने कहा नहीं बहुत रेयर है। यहां होगा LmCt, दोनों +3 हैं, अगर कलर आ रहा है तो अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो MmCt होता है, दोनों सेम होते हैं तो या तो कलर नहीं आएगा, और यदि कलर आएगा तो तब आएगा जब दोनों +3 के हों। +2 में तो खैर व्हाइट कलर का होता है, जब दोनों +3 होते हैं तो कलर आता है, लेकिन कलर आने का कारण MmCt नहीं होता बल्कि LmCt होता है, क्योंकि आपस में तो सेम चार्ज में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं, और वो लास्ट पॉइंट है जो 1 साल पहले फैशन में था, लेकिन वो फैशन में इसलिए आया क्योंकि मेंस में बिना सोचे समझे एक सवाल दे दिया गया, और वो था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या था ये पहले तो चीज क्या होती है जरा सी देखिएगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या कहता है कि फॉर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, यदि कॉम्प्लेक्स आपका होमोलिप्टिक हो, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जिसके अंदर जो लीगेंड्स थे वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सेम। ठीक है, और होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है और वो आपका बना रहा है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है और वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ऐसे में अगर आपका T2G या EG, T2G और EG यदि अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं तो वहां पर आपका लीगेंड्स को हर डायरेक्शन में सेम टाइप के अट्रैक्शन का सामना नहीं करना होता है। मतलब अगर ये और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनसिमेट्रिकली फील्ड है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो जो लीगेंड है ना वो हर डायरेक्शन में सेम टाइप से अप्रोच नहीं कर पाता, और ऐसी कंडीशन में जो ऑक्टाहेड्रल बनता है वो इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता है, और इसी को बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक है, इसके अंदर यदि ईजी आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन लगता है, डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है, और यदि ईजी अनसिमेट्रिकल T2G यदि अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो आपका वीक डिस्टॉर्शन लगता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि
यदि आप D1 D2 D3 इनमें बात करो तो D1 D2 D3 इन तीनों केस में चाहे WFL हो चाहे आपका SFL हो, एक ही तरह से फिलिंग होती है। नीचे आ गए ऐसा, जैसे हमने कहा ये केस है, ठीक है। आप अलग अलग बनाइएगा, मैं एक साथ इसमें बना देता हूं। यदि एक इलेक्ट्रॉन आया तो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, लेकिन कौन सा, ये वाले कौन से हैं, EG, ये क्या है, T2G। अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, यहां एक ही है यहां नहीं है, यानी ये क्या होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। D2 वाले केस में भी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, D3 वाले केस में भी, ये तो हैं पूरे सब, यदि सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे तभी आपका ऐसा होगा कि परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यानी इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, सब में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लग रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएं। यदि आप बात करें D4 का केस, तो D4 के केस में मैं यहां बताता हूं, 2 मिनट और से। यदि मैं D4 का केस देखूं, D4 का, तो WFL और SFL के केस में क्या क्या होगा, चेक करते हैं जरा सा। यहां ये, अगर हमने वीक फील्ड लिगेंड लिया तो एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, नीचे ही आएगा। उस वाले में क्या होगा उस वाले में क्या होगा, यहां पर एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ठीक है, एक इधर आया, ये लगाएगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड हुआ है, तो यहां लगेगा क्या, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। अच्छा सर, तो क्वेश्चन यहां ये नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि कहां परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन रहा है ठीक है, कहां पर ऑक्टाहेड्रल जो बन रहा है परफेक्ट बन रहा है। जैसे D5 का केस देखो, D5 में यदि आपका WFL है तो कैसे फीलिंग होगी बच्चों ऐसे, एक 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 एक, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, और ऐसे केस में जो ऑक्टाहेड्रल बनेगा वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। ये नोट का एक पॉइंट, बस लास्ट नोट का दूसरा बी पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दो चीजों के बारे में, एक है रूबी और एक है आपका एमराल्ड, ठीक है। रूबी वास्तव में कैसे बनता है, Al2O3 में जब हम कुछ few when few Al plus 3 when few Al plus 3 is replaced by Cr plus 3, तो रूबी में जब Cr plus 3 आ जाते हैं तो ये शो करने लगते हैं क्या, dd ट्रांजिशन, और जब ये dd ट्रांजिशन शो करते हैं तो इस कंपाउंड के अंदर जो है वो कलर आने लगता है, dd ट्रांजिशन, तो इस कंपाउंड के अंदर कलर आने लगता है, ठीक है। और जो कलर होता है, जैसे मतलब कुछ रेडिश टाइप का कलर इसका आता है, ये क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक कंपाउंड देखना पड़ेगा, वो है बेरिल। ये होता है आपका ये कंपाउंड Be3Al2Si6
O18। ठीक है, अभी यहां पर तो कोई ऐसा कंपाउंड है नहीं जो डी ट्रांजिशनाइजेशन शो करे। ठीक है, इसको इसके अंदर वंस अगेन यदि Al को रिप्लेस कर दिया जाए कुछ क्रोमियम एटम से, तो ये शो करने लगता है डी ट्रांजिशन और इसका कलर आने लगता है। रूबी कुछ रेड टाइप का है और ये जो है ये आ जाता है आपका ग्रीन कलर का, और ये जो ग्रीन कलर का कंपाउंड आता है इसी को हम बोलते हैं एमराल्ड। ठीक है, तो ये दो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एप्लीकेशन टाइप का है सीएफटी का दो जगह पर। ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अपना ये वाला जो पोर्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये खत्म हो गया। ठीक है, चलिए।